नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुद्रपुर में एक कार से 63 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने कार की 11.5 किलो चांदी भी कार से बरामद की है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। फुलभट्टा पुलिस ने चेकिंग के दौरान सामान को बरामद किया है। विकास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विकास, कहां से ये जो 63 लाख रुपए हैं वो बरामद हुए, कौन सी जगह से, और जो पूछताछ हुई है उसमें क्या पता चल पाया है? गुंजन, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये i10 कार है इससे 63,70,000 रुपए की बरामदगी जो है पुलिस ने की है और इसके अलावा 11 किलो 580 ग्राम चांदी भी पुलिस ने बरामद की है। ये कार खटीमा की तरफ से आ रही थी और फुलभट्टा में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान जो है चलाया गया था। रूटीन पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान ये चलाया जा रहा था। तो आपको बताना चाहूंगा गुंजन की जो बॉर्डर है, फुलभट्टा वाला बॉर्डर यूपी उत्तराखंड पे लगा हुआ बॉर्डर है। खटीमा से ये कार आ रही थी। जब पुलिस ने इसको रोका, i10 गाड़ी है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पैसे जो है ले जाए जा रहे थे, जिसमें 63,70,000 रुपए की नकदी जो है ले जाई जा रही थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो इसमें पीछे की जो सीट है उसमें एक लॉकर बनाया गया था प्रॉपर और उसमें सीट कवर चढ़ाया गया था। जब पुलिस ने सीट कवर हटाने के बाद इस लॉकर को खोला तो उसमें से नोटों की गड्डियां निकलकर सामने आई और लगातार जो पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है उसमें पुलिस की अभियान जो है ये रंग लाया है, जिसके तहत ये नकदी बरामद की गई है। अब पुलिस और इनकम टैक्स के जो डिपार्टमेंट की टीम है वो इस पूरे पैसे की जांच करेगी। इसमें फिलहाल जो इन लोग थे, एक कार चालक था विनोद राणा और अनुपम वर्मा और इसके अलावा अमित वर्मा, इनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दे पाया। अब इनकम टैक्स विभाग की टीम इनसे पूछताछ करेगी तो पूरी जानकारी जुटा के तब बताया जाएगा कि ये पैसे कहाँ लेके जा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अपनी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 गज भूमि निःशुल्क दी जाएगी। नजूल भूमि विधेयक 2021 को वापस लिया गया। संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। जमरानी बांध परियोजना में पुनर्वास प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। 1323 परिवारों का पुनर्वास होना है। उधर सरकार ने पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत दी है। सरकार ने इस पर सब्सिडी की रकम भी बढ़ा दी है। कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के नियम बदले गए हैं। अब 4 किस्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान। तो ये धामी कैबिनेट के बड़े फैसले हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हो और लगातार हम आपको बता रहे हैं। कौशल विकास केंद्र में भुगतान के लिए नियमों को बदल दिया गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने को भी मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड में अब धर्मांतरण को लेकर कानून और भी सख्त होने जा रहा है। कैबिनेट बैठक के लिए इस दौरान इस पर सहमति बन गई। अब धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक सजा का प्रावधान करने की तैयारी है। धर्मांतरण पर धामी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने पर मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रस्ताव आया है कि धर्मांतरण कानून में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण बेहद ही संगीन अपराध हो जाएगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब आपको बताते हैं कि देश भर में धर्मांतरण को लेकर किस तरह के कानून है। जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ देश में फिलहाल कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी की इच्छा के खिलाफ या जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड में साल 2018 में कानून लाया गया था। इसमें 1 से 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर मामला SC/ST से जुड़ा है तो 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। मगर इस कानून को अब और सख्त बनाया जा रहा है ताकि कोई जबरन किसी का धर्म बदलने की कोशिश न करे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन करते हुए 10 साल की सजा का प्रावधान रखा है। हालांकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 7 साल का प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने धर्मांतरण कानून में तब्दीली करते हुए सख्त संशोधन किया है।
अब देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले हो, जबरन शादी कराने के मामले हो या फिर तमाम इन चीज़ों को इस कैटेगरी में रखा है। आने वाले विधानसभा शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धर्मांतरण कानून को कठोर बनाने के लिए सीएम धामी ने पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की थी। इसमें उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को कठोर बनाने पर चर्चा हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। अभी तक ये कानून काफी हल्का है। अगर इसमें बदलाव होते हैं तो आरोपियों में कानून का डर होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर, जहां जबरन धर्मांतरण पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस ने समर्थन किया है। कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जबरन धर्मांतरण पर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। कुछ गलत होगा तो उस पर एक्शन लेना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि सरकार के संज्ञान में आती है कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो उसको रोकना सरकार का कर्तव्य है। पहले से ही जो कानून हमें उपलब्ध हैं, आईपीसी में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धामी कैबिनेट ने हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर मोहर लगाई है, जिससे हल्द्वानी के वकील खुश हैं। बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे आम लोगों को काफी फायदा होगा। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ये बहुत अच्छी सराहनीय है, क्योंकि नैनीताल में जगह बहुत कम है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। खासकर मेरे शोषित समाज को, अनुसूचित समाज को इसमें बहुत परेशानी होती है। पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए दूर दराज से, जसपुर से कहाँ से लोग आते हैं और वहाँ स्टे करना पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि बंटवारे के बाद अब भी बड़ी संख्या में मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए विभाजन का फायदा क्या हुआ। दोनों अलग अलग रहे ताकि झगड़े ना हो। आपस में झगड़े हो रहे थे तो ये हो गया कि हिंदू का देश अलग हो जाए, मुसलमान का देश अलग हो जाए, एक ही टुकड़े में से दो बना लेते हैं और दोनों चले जाएं। तो इसलिए बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हो गया तो मुसलमानों को वहाँ जाना चाहिए था। 70-75 साल हो गए, अभी तक नहीं जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जाओ, और नहीं जाते हो तो फिर वो विभाजन रद्द करो। जब साथ ही रहना है तो विभाजन की क्या ज़रूरत है, यही हमारा सवाल है। विभाजन रद्द करो, पाकिस्तान भारत को फिर से अखंड भारत के रूप में विलय करो। कांग्रेस उत्तराखंड में भले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही हो, लेकिन कांग्रेस के नेता आपस में ही जुड़े हुए एक साथ दिखाई नहीं देते। दरअसल इसी हफ्ते कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस संगठन और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को उसकी सूचना तक नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में प्रीतम सिंह अभी तक शामिल हुए हैं और ना तो शामिल हुए हैं और ना ही यात्रा की तैयारियों की बैठक में आए। उधर हरीश रावत ने हरिद्वार में पदयात्रा का ऐलान किया है, हालांकि हरीश रावत इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सुझाव दिया है कि एकाध कोई बड़ी वाली गाड़ी बनाएं और उसमें हम सब लोगों को खड़ा करें और आपको दिखाएं। देखिए, ये राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होते हैं, सब जगह सब नहीं जा सकते। अब आप क्या श्री पुष्कर सिंह धामी से ये सवाल करेंगे कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं सब जगह उनके मंत्रीगण क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? यदि नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है मंत्रिमंडल में झगड़ा है। मेरी अभी तक उनसे कोई इस विषय पर बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था। और आपको पता ही है कि हमने माणा से रुद्रप्रयाग तक पहले किया, उसके बाद मैं कुमाऊं चले गया था और कल हमने हरिद्वार से शुरू किया। तो मेरी अभी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई और ना ही उन्होंने अभी कोई इस तरीके की बात हम लोगों से की है। तो देखते हैं क्या। उत्तराखंड में 108 की तर्ज पर अब पशुओं को भी मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की है। पहले चरण में 60 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुष्कर सिंह
धामी के हरी झंडी दिखाने के साथ ही उत्तराखंड में पशु मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। पहले चरण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 60 एम्बुलेंस को प्रदेश के 13 अलग अलग जिलों के लिए रवाना किया। जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एंटी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है, तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोट वैली और हमारे गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी कम होगी और समय पर उनको इलाज मिल पाए। पशुओं को वक्त पर इलाज मिले, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर कोई भी पशुपालक इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकता है। पहले चरण में 60 मोबाइल वैन पूरे प्रदेश भर में रहेंगी, जिसमें जो तमाम जो पशु हैं जिनको बीमारियां होती हैं उनको प्राथमिक उपचार मिल सके। आप देखेंगे तो आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और पशुपालन मंत्री हैं सौरभ बगुणा और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इन सभी मोबाइल वैन्स की शुरुआत कर दी है। कर्नाटक और मेघालय के बाद उत्तराखंड ये मोबाइल वैन शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। आप देखेंगे तो देखिए पशुपालन विभाग पशुपालक के द्वार इसका नाम दिया गया है और इसका टोल फ्री नंबर भी 1962 जारी किया गया है। तो इस तरह से सभी जो सुविधाएं हैं वो इसमें रहेंगी ताकि उत्तराखंड में जो पशुपालक हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके। मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये सेवा लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र पड़ता है, कोई भी किसान के लिए आसान नहीं है कि अपने पशुओं को वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आए। अब वो एक फ़ोन करेगा और निःशुल्क उसके यहाँ पे डॉक्टर पहुँचेगा, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के रूप में पहुँचेगा, साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट होगा और सुविधाएं होंगी। ये विशेषकर उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी 60 दी हैं, चूँकि 1 लाख के पशुओं की आबादी पे एक योजना केंद्र सरकार की थी। मुझे उम्मीद है कि हम इसे 60 से बढ़ा के 95 करेंगे। 108 की तर्ज पर प्रदेश में पहली बार पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने में कर्नाटक, मेघालय के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बन गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जनजातीय निदेशालय में निदेशक के पद पर तैनात संजय टोलिया की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। बेरोजगार संघ का आरोप है कि इस पद पर किसी आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस की नियुक्ति की जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहीं जनजातीय कल्याण बोर्ड में हुई दूसरी भर्तियों पर भी सवाल उठ गए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी है और साथ में जनजातीय जो निदेशालय है उसमें निदेशक के पद पर आसीन है और उस पद की जो क्वालिफिकेशन है या उस पद के जो मानक है वहाँ पर एक आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग का व्यक्ति ही होना चाहिए, परंतु वो उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है और उनके द्वारा उस जनजातीय कल्याण में ही जो राजीव सोलंकी जी है वो समन्वयक के पद पर जो तैनात किए गए हैं। राजीव सोलंकी जी 2003 में 5,000 रुपये के वेतन पर संविदा में 3 माह के लिए उन्हें रखा गया था, परंतु आज उन्हें ऐसे आगे पहुंचाते 5400 ग्रेड पे के वेतन पर रखा गया है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि सभी विधायकों को कहा गया है कि जनहित से ज्यादा मुद्दे उठाएं ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज़्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें। पौड़ी में स्कूल के बाहर अब पुलिस की पिंक टीम का पहरा रहेगा। एसएसपी के निर्देश पर यह पहल की गई है। एसएसपी का कहना है कि स्कूलों के बाहर अक्सर मनचले लड़कियों से छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये सब कवायद की गई है। विद्यालय, स्कूल्स वगैरह जो है और महिला कॉलेजेस हैं
उनके बाहर इनकी मौजूदगी रहे और जो महिला है वो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सुरक्षा के लिहाज से भी, अगर उनकी कोई समस्या है तो वो आकर हमारी इस पिंक यूनिट को अपनी समस्या से अवगत भी करा सकती है ताकि उसका निस्तारण किया जा सके। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उधर पंच पूजा के दूसरे दिन भगवान आदि केदारेश्वर और आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी बंद किए गए। तो 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। देखिए तस्वीरें भी जो वहां से आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन उससे पहले सनातन प्रक्रिया जो भी होती है उसको निभाया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।